नमस्कार। एनबी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं नवीन पांडे। तो आज कयामत की रात है। कल का दिन देश में एक नया इतिहास लिखेगा। क्या नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, जैसा कि एग्जिट पोल्स बता रहे हैं, या फिर विपक्ष का दावा सही साबित होने जा रहा है? विपक्षी नेता लगातार आज भी एग्जिट पोल्स को मानने से न केवल इनकार करते रहे, बल्कि सत्ता बनाने के बढ़ चढ़कर दावे करते नजर आए। कांग्रेस की सबसे बड़ी नेता सोनिया गांधी भी एग्जिट पोल से उल्टे नतीजे आने का ऐलान करती रहीं। लेकिन इन ऐलान के बीच विपक्ष कहीं न कहीं काउंटिंग के तरीकों पर भी सवाल खड़ा कर रहा है। पोस्टल बैलेट को हर बार की तरह पहले गिनने और उसके बाद ही ईवीएम के वोट गिनने की मांग पर अड़े विपक्ष को चुनाव आयोग ने आज समझाने की भी कोशिश की। मतगणना शुरू करने से पहले चुनाव आयोग मीडिया के सामने आया और अपने काम करने के तरीके पर पूरी जानकारी दी। लेकिन फिर भी विपक्षी नेताओं के सवाल बंद नहीं हो रहे हैं। अब बड़ा सवाल यह है, क्या कल आने वाले नतीजे विपक्ष मानेगा या नहीं? इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद रहेंगे। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं क्या कुछ कहा गया। ये एक सुना होगा आप लोगों ने, उसको भी काउंटर कराना पड़ा, हवा चला देते, फिर हम लोग वो जो गुब्बारे उड़ते हैं उसको फिर हमें पकड़ के नीचे लाना पड़ता है। अब या तो वो उड़ गया ऊपर, जैसे पहले प्रगति मैदान में फेयर लगता था तो ये गुब्बारा ऊपर उड़ जाता था, उसमें लिखा होता वो दिख रहा है सबको। अब या तो उसे शूट करें या नीचे लाएं, तो फिर उसे शूट करने में देर लगी। हमारी बात देर करने की सुनते भी कम है, पहले उड़ता ज़्यादा तेजी से, नीचे देर से आता है। वो उड़ा, फिर लगा बताया कि भाई हर एआरओ की काउंटर टेबल पे, हेड टेबल पे एजेंट अलाउड है। फिर एक माहौल बनाया गया कि देखिए ये मतलब कैसे हो सकता है ऐसा कि लार्ज नंबर में आरओज को इन्फ्लुएंस कर दिया गया है, कैसे हो सकता है देश में? वो जो मैंने जिनकी फोटोज दिखाई थी आपको, जो काम कर रहे हैं पिछले 3-3 महीने से गर्मी में, कोई पूरी कंट्री के 800, 900, 700, 600, 500 लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता है? कर सकता है तो बताइए किसने किया, हम उसको सजा देंगे। हम उसको सजा देंगे, उसे बताना चाहिए कि किसने किया। काउंटिंग से पहले बताना चाहिए किसने किया, ताकि उन सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को या जिसने किया उसको हम सजा दे सकें। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कोई अफवाह फैला दें और एक सबको शक के दायरे में ले आए, ऐसा नहीं हो सकता। काउंटिंग बिल्कुल नेक्स्ट। फिर कल मल्टी पार्टी डेलीगेशन में हमसे कुछ डिमांड की गई थी, हम सबको माने। उनका कहना था कि लिखित में कि सीसीटीवी मॉनिटर्ड मूवमेंट होना चाहिए कंट्रोल यूनिट्स का। डन, होगा, होता ही है। जाली लगी होती है, उसके बीच में से निकल के जाती है, होगा। सावधानी बरतनी चाहिए कि एक भी मतदान के दौरान एक भी वोट की गिनती में भाजपा वाले कोई हेरा फेरी ना करने पाए, क्योंकि एग्जिट पोल ने तो खुद ही कह रहे हैं चिल्ला चिल्ला के एग्जिट पोल वाले कि हमारे ऊपर हंसिए, हमारे ऊपर भरोसा मत कीजिए। मतलब 37% वोट शेयर तमिलनाडु में एग्जिट पोल ने दे दिया। वहां कई नेता बेचारे मूर्छित होकर गिर पड़े हैं बीजेपी वाले, उनको पानी छिड़क छिड़क के होश में लाया जा रहा है कि होश में आइए भैया। कह रहे नहीं, हम तो 37% पे हैं। 27% दे दिया केरल में। वो हरियाणा वाले कह रहे हैं भैया हमारी 10 ही सीट है, बोले नहीं 19 ले लो। वो चिराग पासवान कह रहा 5 ही पे लड़े, बोले नहीं 6 तुम लोग। वो उत्तराखंड वाले कह रहे हैं हमारी 4 ही सीट, 5 ही सीट, कह रहे नहीं 6 सीट लो। 4 सीट हिमाचल में और उनको दे दिया कर दिया है। और जिस तरह मोदी जी के काम पर लोगों ने वोट किया है, तो हमें पूर्ण भरोसा है कि 400 की 400 सीट देश में हम जीतेंगे और बिहार की 40 की 40 सीट जीतेंगे। इंडी गठबंधन है, वो बोल रहे 295 ले लिए तो सीधे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भवन चले जाए, मना कौन कर रहा है? राहुल गांधी वो बोल रहे हैं फैंटेसी पोल आ रहा है, जिस तरह से ठीक है, देखिए कल तो एग्जिट पोल आना है, एग्जिट पोल अभी आए हैं और आप ही सभी मीडिया के साथी ने किया है, तो सबने अपना अनुमान लगाया है। कल एक्यूरेट पोल आने वाले हैं, एक्यूरेट पोल में पता चल जाएगा कौन कितने पानी में। अपोजिशन के लोग वो पोस्टल बैलेट को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, वो चुनाव आयोग से मुलाकात कर रहे हैं। नहीं, करना ही चाहिए, किसी को कन्फ्यूजन है तो कहाँ रोक रहे हैं हम। ऐसा थोड़े है कि
इसके लिए हम उनको जेल में बंद कर देंगे, ऐसा नहीं है। ये लालू जी का राज नहीं है। गुंडागर्दी से चुनाव नहीं हुए हैं, साफ सुथरे चुनाव हुए, जनता को जनमत मिलेगा। जिस तरीके से परसों चुनाव हुआ उसको लेकर है, कल गोली मार दिया, वहाँ अपराधियों ने हत्या कर दी। देखिए स्पष्ट है, जहाँ जहाँ लालू जी का हस्तक्षेप होगा वहाँ गुंडागर्दी होगा, वहाँ अपराधीकरण होंगे, भ्रष्टाचार होगा। लालू जी इसी के प्रतीक भी हैं। लूट कर सत्ता अर्जन करना, यदि मुगल से किसी ने इंस्पायर्ड on this very auspicious occasion of the 100th anniversary of the leader, Dr. Kalangar. I had the good fortune of meeting him and of, on many occasions, of listening to what he had to say and benefiting from his wisdom, from his words of wisdom, from his advice. And again, I feel fortunate to have met him, even though towards the end. So my good wishes to all of you on this celebration. भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिखाती हुई तीसरी बार दिख रहा है तमाम एग्जिट पोल। जनता का वोट अगर पड़ा है तो इनको बहुमत नहीं मिल रहा है, और जो कांग्रेस पार्टी ने 295 का फिगर दिया है वो सही है। और उसके बाद यदि 300 पार, तो वो जनता का वोट नहीं है, वो ईवीएम मशीन का वोट है। मित्रों, देश में चुनाव की प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में है। चुनाव समाप्त हो गए, परंतु इन चुनावों में जहां एक तरफ विश्व के सबसे बड़े, व्यवस्थित और तकनीकी दृष्टि से, न्यू टेक्नोलॉजी से एप्रोप्रिएटेड इलेक्शंस हुए, वहीं उसी के साथ बहुत दुख की बात यह है, देखिए चुनाव होते रहते हैं, सरकारें आती जाती रहती हैं, परंतु देश और लोकतंत्र की मर्यादा और लोकतंत्र की लोकलाज और लोकतंत्र की प्रतिष्ठा पर सवाल नहीं उठने चाहिए थे। पहले हमारे विपक्षी दलों ने उन्होंने हमारे नेता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति अपशब्दों का प्रयोग किया, कोई बात नहीं, हमने स्वीकार किया। भारतीय जनता पार्टी के प्रति करिए, स्वीकार्य है। हमारी सरकार के प्रति करिए, स्वीकार्य है। पर जब आप लोकतंत्र के ऊपर कुठाराघात करने का प्रयास करते हैं और राष्ट्र की गरिमा को धूमिल करने का प्रयास करते हैं, तो यह कतई अस्वीकार्य है। इन चुनावों में हमने देखा, हमारा मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का एक ही मूल मंत्र रहा, विकास, और विकास के आधार पर विश्वास। और विपक्षी दलों का एक ही मूल मंत्र रहा, भ्रम, भ्रम के आधार पर भय। और मैं उसके डिटेल में नहीं जाना चाहता किस प्रकार का दुष्प्रचार किया गया, तो कहीं लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, तो कहीं संविधान खत्म हो जाएगा, तो कहीं पर आरक्षण समाप्त हो जाएगा, तो कहीं पर उत्तर दक्षिण में विभाजन करवा दें, और अनेक अनेक प्रकार की अनर्गल, आधारहीन, भड़काऊ बातें की। बनारस में भी इन्होंने एक नारा दिया था, 10 लाख पार। 10 लाख पार कहा था कि नहीं कहा था? भाजपा के लोगों ने कहा था 10 लाख पार। वोट कितना पड़ा है? 11,28,527 वोट। 11,28,527 वोट में 10 लाख पार का नारा भाजपा का है। यही नारा जो 400 पार का है, जैसे ये 10 लाख पार का नारा झूठा साबित हो गया, तो उसी प्रकार 400 पार वाला भी नारा इनका झूठा साबित हो गया है। ये झूठे लोग हैं, केवल लोगों को परेशान करना, उनको हतोत्साहित करना और मनोवैज्ञानिक तरीके से कमजोर करने का कार्य किया जा रहा है। आप सोच सकते हैं, जब बनारस में यहां की सीट फंसी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, यहां जनता ने अपने भाई को, अपने बेटे को समर्थन दिया जा रहा है को, तो आप सोच सकते हैं कि हिंदुस्तान में की कौन सी सीट जीत रही है और कौन सी सीट एकदम क्लियर कट जीतने की स्थिति में। आप कहीं भी देख लीजिए, चंदौली देख लीजिए, भदोही देख लीजिए, मिर्जापुर, जहां भी आप देखेंगे, इलाहाबाद, चारों तरफ की सीटें की फंसी हुई है। और उसके बावजूद क्या क्या बड़ी बड़ी बात कहलवाई जा रही है मीडिया के माध्यम से। तो निश्चित तौर से ऐसे लोग जो केवल और केवल बड़ी बड़ी बात, छोटी बात करते हैं। तो सुना आपने किस तरह लगातार विपक्ष
दावे कर रहा है कि एग्जिट पोल्स झूठे हैं, गलत जानकारी दी गई है। और इतना ही नहीं, चुनाव आयोग जो तरीका अपनाता है काउंटिंग करने के लिए, उस पर भी सवाल खड़े किए गए हैं। आम तौर पर जो काउंटिंग अभी तक होती रही है 2019 के चुनाव में, पहले बैलेट पेपर के वोट गिने जाते थे, उसके बाद ईवीएम के वोट। विपक्ष कहता है उसी तरीके को इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं आप, जबकि इस बार इलेक्शन कमीशन ने थोड़ा सा तरीका बदला है। उसका कहना है कि इस बार जो है वो पोस्टल बैलेट की संख्या बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बुजुर्गों के वोट घर घर जाके लिए गए हैं। बहुत सारे वोट इस बार जो है पोस्टल बैलेट से आए हैं, इसलिए पोस्टल बैलेट के साथ ही हम ईवीएम की वोटिंग भी काउंटिंग शुरू कर देंगे, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ईवीएम की काउंटिंग शुरू करने में बहुत देर लग जाएगी। इस पर विपक्ष को ऐतराज है, इसमें कहीं ना कहीं धांधली देखी जा रही है। ऐसे कुछ एक मुद्दे हैं। कल जो है कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने एक दावा किया था कि गृह मंत्रालय से बहुत सारे डीएम्स को फ़ोन किए गए हैं, उनके दावे के पर सबूत मांगे गए चुनाव आयोग की तरफ से। कल शाम को 7 बजे तक का समय दिया, कोई जवाब नहीं आया। 8 फिर चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने उतरा, उसने शक जाहिर करने वालों को जवाब दिया और जयराम रमेश को फिर आज शाम 7 बजे तक का समय दिया, लेकिन शाम के 7 बज चुके हैं और जयराम जी का जवाब नहीं आया। तो क्या विपक्ष केवल हवाई दावे कर रहा है? क्या केवल संवैधानिक संस्था पर ऐसे ही सवाल खड़े किए जा रहे हैं? क्या वाकई कोई दम है? क्या एग्जिट पोल झूठे हैं या विपक्ष का दावा आखिरकार कितना सही होता है? इन सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं जिनके पास चलते हैं, उनसे बात करते हैं। अपर्णा दीक्षित हैं, प्रवक्ता बीजेपी की, आपका बहुत बहुत स्वागत है अपर्णा जी। वरुण त्रिवेदी कांग्रेस के प्रवक्ता, आपका बहुत बहुत स्वागत है वरुण। मत्स्येंद्र प्रभाकर जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर जुड़े, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वरुण त्रिवेदी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा, आपको आवाज आ रही है? वरुण त्रिवेदी, जयराम रमेश जी ने आज शाम 7 बजे तक जवाब नहीं दिया, कल भी शाम 7 बजे तक का समय था उनके पास। चुनाव आयोग ने उनसे कहा था गृह मंत्रालय ने जिन डीएम्स को फोन किए हैं उनके नाम आप दीजिए, या फिर शक जो आपने खड़ा किया है अपने शक सवाल खत्म कीजिए, वापस लीजिए। ऐसे तो चुनाव की जो काउंटिंग है, मतगणना है, उस पर सवाल खड़े हो जाएंगे और देश के लोगों का भरोसा नहीं रहेगा। क्या कहिएगा? शक की जो बात है वो दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने ही इसकी शुरुआत करी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है वो लगातार सरकारी संस्थाओं को अपने अनुसार चलाने का प्रयास कर रही है और इलेक्शन कमीशन जो है वो पूरी निष्पक्ष तरीके से काम ही नहीं कर पा रहा है। आप भी समझिए ना कि जब कांग्रेस पार्टी के नेता या प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ लगभग 75 चुनाव आयोग आचार संहिता उल्लंघन के मामले जब विपक्ष ने उठाए थे, तो सीधे प्रधानमंत्री को नोटिस न भेजकर भाजपा के जेपी नड्डा को नोटिस भेजी जाती है। इससे पहले हिंदुस्तान में कभी नहीं हुआ। जो आचार संहिता का उल्लंघन करता था सीधा उसी के पास नोटिस भेजा जाता था। बाकी कांग्रेस जो है उसने सीधा कहा है कि मुझे ईवीएम से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ये सवाल इस वजह से खड़ा कर रही है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आज जो ये एग्जिट पोल आए हैं, जिसको सीधे सीधे कांग्रेस कह रही है कि ये मोदी पोल है, ये एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश करी जा रही है जिससे विपक्ष को दबाया जा सके और चुनाव का परिणाम अपने अनुसार बदला जा सके। ये शक कांग्रेस को है, इस वजह से कांग्रेस इलेक्शन कमीशन से मिला और प्रयास है कि कांग्रेस अपना जवाब इलेक्शन कमीशन तक पहुंचाएगा। ठीक है, ठीक है। अपर्णा दीक्षित जी, आपने सुन लिया वरुण त्रिवेदी कांग्रेस के प्रवक्ता क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कोई यकीन नहीं है, बीजेपी के दबाव में चुनाव आयोग काम कर रहा है और जो नतीजे हैं वो सही आए इसकी गारंटी नहीं है। देखिए, सबसे पहले नवीन जी मैं आपको बता दूं, ये जो कितना संवेदनशील मुद्दा ये बनाते जा रहे हैं, इस बात को भ्रम फैलाने वाली राजनीति आखिर कब तक करेंगे। इन्होंने वोटिंग के दौरान भी इन्होंने यही किया, संविधान खत्म कर देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, जनता को वर्गलाने की कोशिश करी। धरातल पर जब ये जा नहीं पा रहे हैं, सोशल मीडिया से चुनाव लड़ेंगे, लोगों के बीच में आप जा नहीं पा रहे हो, सिर्फ क्या आप सोशल मीडिया की दुनिया में रहकर चुनाव लड़ोगे, तो हश्र तो यही होना था नवीन जी। अगर यही बात है कि ईडी आपकी एजेंसी पर पहले ठीकरा फूंकते, आपके ऊपर अगर उंगलियां उठती हैं तो आप एजेंसियों पर ठीकरा फूंकते हो, आप चुनाव आयोग पर ठीकरा फोड़ देते हो। अपनी हार को स्वीकार आखिर क्यों नहीं कर लेते ये कांग्रेस वाले, और इस बात को क्यों नहीं स्वीकार करते
कि आखिरकार आपका ये जो समय है वो आ कैसे गया। आपने जो राजनीति करी है ना वोट बैंक की और तुष्टीकरण की और अपने फायदों की राजनीति करी है, ये इसके कारण आ गया है। इनको अपने गिरेबान में झांकने की आवश्यकता है और धरातल पर लोगों के बीच में काम करने की आवश्यकता है। ये ऐसे संवैधानिक संस्थाओं पर या फिर एजेंसीज पर अगर उंगलियां उठाएंगे, इससे देश को समझ में आ रहा है कि आप कौन सी राजनीति कर रहे हो। आपकी ये राजनीति अब फलीभूत नहीं होने वाली है। देश जान चुका है, देश समझ चुका है। तो कृपया करके ऐसे अनर्गल आरोप लगाना बंद कीजिए और अब आगे देखिए कि आपको अपनी पार्टी को बचाना कैसे है और भ्रम फैलाना बंद कीजिए, क्योंकि जनता को सब समझ में आ रहा है। ये एक बहुत ही विशेष मुद्दा होना चाहिए और इतनी बुरी तरीके से आप इसको बोल कैसे सकते हैं कि डीएम को फोन किए जा रहे हैं और जब आपसे कल लिस्ट मांगी तो आपने लिस्ट नहीं दे पाई, आज लिस्ट मांगी तो आज लिस्ट नहीं दे पाई। आपने सिर्फ ये तय कर रखा है कि आपको सिर्फ आरोप लगाने हैं, सिर्फ आपने यही सोच रखा है कि अब सिर्फ और सिर्फ आरोप की राजनीति करनी है और भ्रम फैलाने की राजनीति करनी है। कांग्रेस पार्टी वैसे ही क्षेत्रीय दलों के साथ ऐसे ही अपने गठबंधन करते हुए अपना समर्थन खोती जा रही है, तो इस बार अपने इंडिविजुअलिटी भी खो दोगे तुम लोग ये सब अनर्गल आरोप लगा के। ठीक है, जाहिर तौर पर नवीन जी। ठीक है अपर्णा जी। वरुण त्रिवेदी, कल जो काउंटिंग होगी और नतीजे आएंगे, आप लोग क्या उसको मानेंगे या अगर आपकी हार हो गई तो आप मानने से इनकार कर देंगे? उस पर कोई सवाल नहीं है। हमने ये कहा था कि जो वीवीपैट की पर्चियां हैं वो 100% पर्चियां गिनी जाए, ये हमारा सवाल खड़ा हो रहा था। बाकी कांग्रेस पूरी मुस्तैदी से कल काउंटिंग कराएगी और अभी तक के जितने चुनाव परिणाम हुए हैं, क्या कांग्रेस ने उन पर भरोसा नहीं किया? कांग्रेस ने उन पर भरोसा किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो ये मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश कर रही है, इन्होंने चुनाव से पहले 400 पार। हम ये पूछना चाहते हैं कि 400 पार इससे पहले आज तक कभी भारतीय जनता पार्टी आई थी क्या? 2019 और 2014 से ज्यादा मोदी जी की लोकप्रियता बढ़ी है। दरअसल सच्चाई ये है कि मोदी जी की लोकप्रियता लगातार घट रही है, क्योंकि 2019 के बाद बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई, चाहे वो दिल्ली में बैठे हुए किसान हो, चाहे अग्निपथ योजना हो, चाहे कांग्रेस का महागठबंधन हो या कांग्रेस के द्वारा लाया गया मैनिफेस्टो हो जिसमें महिलाओं को 1 लाख रुपए का वादा किया गया। ये सारी चीजें इंडिकेट कर रही है कि कांग्रेस 300 प्लस सीटें पाने जा रही है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी मनोवैज्ञानिक दबाव से इस वजह से बनाया गया कि ये चुनाव को अपने अनुसार परिवर्तित किया जा सके। खबर तो ये आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो बेईमानी करने पर उतर आए हैं, इसलिए कांग्रेस पार्टी ने इलेक्शन कमीशन से मिली और कांग्रेस पार्टी को चुनाव पर पूरा भरोसा है। अगर कांग्रेस पार्टी को इलेक्शन पर भरोसा न होता तो कांग्रेस पार्टी अपने कैंडिडेट ही क्यों उतारती? हम अपने कैंडिडेट उतार रहे हैं, हम चुनाव मैदान में लड़ रहे हैं, हम चुनाव आयोग की सारी बातों को मानते हुए अपने भाषण दे रहे हैं, हम सारी चीजें कर रहे हैं, तो क्या हमें इलेक्शन पर भरोसा नहीं है? हमें इलेक्शन पर भरोसा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की नीयत पर भरोसा नहीं है, इसलिए हम इलेक्शन में गए थे। ठीक है, अपर्णा दीक्षित ये कह रहे हैं कि 400 पार पहले ही बोल दिया था आप लोगों ने और एग्जिट पोल में वही निकल के आ रहा है, यानी सब कुछ पहले सेट था। देखिए पिछले 4 बार के अगर नतीजे देखी जाए तो इधर उधर हो, लेकिन अगर आपको बता दूं नवीन जी, ये ऐसे सर्वे में अगर आपको ईवीएम पर भरोसा नहीं है तो आप जब हिमाचल का तेलंगाना उसका चुनाव जीते हैं अन्य राज्यों में, तो आप क्यों नहीं बात करते हैं उसकी कि ईवीएम खराब है? आज आपको जब लग रहा है, आपने सर्वे देखकर, आपने एग्जिट पोल देखकर, आपको जब खूब तरीके से मालूम है और आपने अध्ययन कर लिया 1 जून को बैठकर, इनको मालूम है अच्छी तरीके से कि हम हार रहे हैं, तो इन्होंने सोचा कि अब ठीकरा किस पर फोड़ा जाए। तो इन्होंने सोचा कि हम ईवीएम पर ठीकरा फोड़े, चुनाव आयोग पर ठीकरा फोड़े। इन्होंने अपनी हार की समीक्षा तो नहीं करी, इन्होंने सोचा कि अपनी इज्जत कैसे बचाएं। अब हम विपक्ष की पहली सबसे बड़ी पार्टी बनके कैसे रहे, तो इन्होंने सबसे ज्यादा अच्छा समझा कि हम और सिर्फ हम भ्रम की राजनीति करेंगे, आरोप की राजनीति करेंगे और एजेंसियों को हम गलत साबित करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मेरे हाथ में तो अब कुछ बचा नहीं है। जनता ने इनको नकार दिया है, धरातल पर इनका कुछ बचा नहीं है। तो अब भ्रष्टाचार को लेकर जो आने वाले समय में केस खुलने वाले हैं, ये अपनी गर्दन बचाने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ इतनी बात है। और चुनाव आयोग ने तो कह ही दिया कि आप लाइए नाम, तो दीजिए ना नाम। मैं इनसे पूछती हूँ, आप ही दे दीजिए नाम, बताइए कौन से नाम है, कौन से वो डीएम है। ठीक है, वो नहीं बताएंगे। और बस कोई भी ठीक ऐसी योजना नहीं है जिसको जनता ने नकार दिया है, चाहे अग्निवीर योजना हो, चाहे कोई भी योजना। ठीक है, उस पर आएंगे अपर्णा जी। मत्स्य प्रभाकर जी, आपने सुना, दोनों प्रवक्ताओं की बातें सुनी, बढ़ चढ़ के बातें कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हम चुनाव आयोग तो ठीक है, अब जो है उस पर दबाव बहुत है, सरकार जो है वो अपने हिसाब से काम कर रही है, एग्जिट पोल अपने हिसाब से ले आई है, नतीजे भी अपने हिसाब से ले आएगी।
आपको लगता है ये अगर कल नतीजे आएंगे तो ये मानेंगे नहीं, और ये ऐसा कर क्यों रहे हैं? बड़ा सवाल ये है। अब तो कोई वोट होना नहीं है, अब तो केवल नतीजे आने हैं और उसको तो मानना ही पड़ेगा। तो ये सब करने का मकसद क्या है विपक्ष का? बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं नवीन जी। मैं एक साफ बात यह कहना चाहता हूं कि अब मुश्किल 10-12 घंटे जहां चुनाव की तस्वीर साफ होने में रह गई है, क्यों लोगों को इतना धैर्य नहीं है? वह चाहे पक्ष के लोग हों या विपक्ष के लोग हों, लेकिन विपक्ष जितना पाक साफ अपने को बताने की कोशिश कर रहा है उस पर मुझे हंसी आती है। यह सचमुच हास्यास्पद है भी। आपने आज दिन भर सवेरे से सुना होगा कि कांग्रेस ही नहीं, विपक्ष के तमाम नेता इस बात को कह रहे हैं कि अगर मोदी को या बीजेपी को या एनडीए गठबंधन को 300 से अधिक सीटें मिलती हैं तो इसका मतलब है कि ये ईवीएम का वोट है। इसका मतलब सीधे तौर पर यह ईवीएम को संदेह की स्थिति में ले जा रहे हैं और देश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के विरुद्ध एक बहुत मतलब सोची समझी योजना के तहत ये बात कह रहे हैं ताकि संपूर्ण प्रक्रिया पर जनता को अविश्वास पैदा हो, और यह बहुत खतरनाक संकेत है। दूसरी तरफ मैं सत्ता पक्ष के लोगों को भी यह कहना चाहता हूं कि अब बहुत बड़बोलेपन से उन्हें बचना चाहिए और उनको भी धैर्य दिखाना चाहिए। वो सत्ता में है तो आप कह सकते हैं सामाजिक भाषा में कि वो बड़े भाई की भूमिका में है, और बड़े भाई की भूमिका में है तो उनको भी धैर्य रखना चाहिए और उनको दांव को उनको छोड़ करके और यह बताने की संयम से या समझाने की कोशिश करनी चाहिए और खुद भी समझदारी दिखानी चाहिए कि वोट मतदाताओं ने कर दिया है, रिजल्ट कल साफ हो जाएगा। और इस संबंध में और मैं कोई बात कहना उचित वर्तमान समय में नहीं समझता हूं। ठीक है वरुण त्रिवेदी, आपने सुन लिया जो है, दरअसल चुनाव आयोग का जो है एक प्रोटोकॉल होता है, उस प्रोटोकॉल के तहत जो है तमाम बातें उन्होंने आज शेयर कर दी। चुनाव आयुक्त मीडिया के सामने आए, उन्होंने अपना तरीका बता दिया। पोस्टल बैलेट पर जो आप लोगों का शक था वो भी ख़त्म कर दिया कि भाई बहुत सारे पोस्टल बैलेट हैं इसलिए हम उनको एक साथ गिन रहे हैं। इस पर कोई दिक्कत, अब आपकी आपत्ति खत्म हो चुकी है? वरुण त्रिवेदी, आपको आवाज़ आ रही है? लगता है उनका कनेक्शन कट गया है। ठीक है अपर्णा दीक्षित, लड्डू तैयार है आप लोगों के यहाँ, और कल चुनाव नतीजे आने के बाद मोदी जी एक रोड शो भी करने वाले हैं। 8 तारीख की बात आ रही है शपथ ग्रहण के लिए, राजभर ओपी राजभर ने ऐलान किया है। कितना सच है? 8 तारीख की डेट तय हो चुकी है? देखिए ये तो निर्णय शीर्ष नेतृत्व ने ऑलरेडी कर लिया होगा। इसमें जो भी कोई भी अगर बात सामने आएगी तो आप लोगों को पहले पता लग जाती है। दूसरी बात यह है कि हाँ ये बात तो सच है कि जनता जनार्दन ने जो अपना जो अभी एग्जिट पोल के हिसाब से अगर सोचा जाए और देखा जाए तो आप कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी ने और शीर्ष नेतृत्व ने जो नारा दिया था 400 पार का, वो इस बार एकदम सटीक साबित हो रहा है। और जनता जनार्दन का जो कल जो चुनाव वोटिंग काउंटिंग होगी उसमें भी पता लगेगा। तो आने वाले हम कोशिश करेंगे आपके साथ कल भी बैठे हैं और बात कर रहे हैं इसी पर कि किस तरीके के चुनाव परिणाम आ रहे हैं। और पूरी मुझे उम्मीद है, जनता पर पूरा भरोसा है भारतीय जनता पार्टी को कि इस बार अगर नारा दिया है तो पूरे देश की जनता नरेंद्र मोदी पर भरोसा जता रही है और अपने जो आने वाला जो फ्यूचर है जनता के लिए वो अच्छा ही साबित होगा। चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से देश की जनता के लिए काम किए हैं, देश को आगे रखकर काम किए हैं, अपने को हमेशा पीछे रखा है और उन्होंने हमेशा एक तपस्वी की तरह काम किया है। मुझे ऐसा व्यक्तिगत तौर पर भी लगता है और देश की जनता को भी लगता है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते मैं बता दूं कि हमारे यहाँ कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी को देखकर प्रेरित होता है। मैं स्वयं भी प्रेरित होती हूँ जब हमारा शीर्ष नेतृत्व इतना तरीके से काम करता है और मैनेजमेंट अच्छी तरीके से लेकर चलता है तो हम लोग भी उससे प्रभावित होते हैं और कार्य करने की कोशिश करते हैं। तो पूरा का पूरा जो भविष्य है भविष्य का निर्धारण होगा वो कल के आंकड़ों पर भी निर्धारित है। कल आंकड़े आने दीजिए, फिर बात करते हैं आगे की। लड्डू आपको भी खिलाए जाएंगे, आप भी कल बात करेंगे। बिल्कुल। वरुण, आपको आवाज आ रही है? लगता है वरुण का कनेक्शन कट गया है। मत्स्येंद्र जी, अभी कांग्रेस प्रवक्ता ने एक बात कही थी कि 2014-2019 की तुलना में जैसा
दिख रहा था कि मोदी जी की लोकप्रियता उतनी बरकरार नहीं है, उसके बावजूद सीटें कैसे बढ़ सकती हैं, जबकि विपक्ष की लोकप्रियता पहले की तुलना में बढ़ रही थी। तो ये कहीं ना कहीं उनको शक, इसी आधार पर शक है कि जब लोकप्रियता इतनी बढ़ नहीं रही है और 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, उसके बावजूद भी सीटें और ज़्यादा कैसे बढ़ जा रही हैं। आपको लगता है ये तर्क ठीक है? बिल्कुल, आपने बात सही कही, प्रश्न ठीक है आपका, लेकिन एक बात आप समझिए कि लोकप्रियता किसी की किसी कार्यक्रम के आधार पर बढ़ती है ना, झूठे बयानों और आरोपों के आधार पर तो बढ़ती नहीं। विपक्ष के सारे नेताओं ने पिछले 5 वर्षों में क्या ऐसा किया, जनता उम्मीद की नजर से देखे और विपक्ष के किसी भी नेता में वह उम्मीद अपनी रखे या उसमें जगे। रही सत्ता पक्ष के लोगों की बात, तो सत्ता पक्ष के लोगों से ऐसा नहीं कि गलतियां नहीं हुई, लेकिन उनके कुछ कार्यक्रम, विशेष करके लोक हितैषी कार्यक्रम, उसमें भी जनता से जुड़े हुए मुद्दे, जनता का आशय यहाँ आम लोगों की जिंदगी से होता है और आम लोगों की जिंदगी में जो बेहतरी आई है, आज देखिए हर आदमी को खर्च करने की स्थिति, अगर आप उसको देखिए सवेरे, चाहे वो मजदूर हो, दिहाड़ी मजदूर क्यों ना हो, उसकी जो स्थिति बन रही है, भले उसको 15 दिन 20 दिन का ही काम मिल रहा हो, लेकिन जो स्थिति बन रही है उसके जीवन में परिवर्तन आया है। वह वर्तमान सरकार जो केंद्र में है उसके कार्यक्रमों और उसकी नीतियों की वजह से आया है। क्या विपक्ष के किसी भी नेता के पास ऐसा कोई कार्यक्रम है, ऐसी कोई नीति है, ऐसी कोई नियत है उसकी, ऐसी कोई नियति है उसकी? जब ऐसा नहीं है तो विपक्ष में लोकप्रियता बढ़ने के जो दावे किए जा रहे हैं, विपक्ष के प्रति किए जा रहे हैं, मैं इस पर थोड़ा संदिग्ध पाता हूं अपने को। आप क्यों कहते हैं कि विपक्ष की लोकप्रियता बढ़ रही है? लोकप्रियता बढ़ने का कोई आधार भी होता है ना, लोग के हित में कोई किया गया काम हो। आपने जन यात्रा कर ली, भारत यात्रा कर ली, उससे जनता को क्या मिला? जनता को आपने दिया क्या? कोई उम्मीद जगाई? केवल आपने अपनी पब्लिसिटी की, अपनी पार्टी का प्रोफाइल ठीक किया। प्रोफाइल ठीक करने मात्र से कोई परिवर्तन आ जाए, ऐसी स्थिति नहीं होती है। आपको ये हमेशा बताना पड़ेगा। सड़क पर उधर करके तो आपने कोई संघर्ष किया नहीं, ना जनता से जुड़े किसी मुद्दे को उठाया आपने। वो कह रहे हैं हमने जो योजनाएं घोषित की, वो कह रहे हैं जो योजनाएं घोषित की, जो 8500 रुपये महीने महिलाओं को देने, बेरोजगारों को देने की बात की, जो है जनगणना की बात की, जाति जनगणना, उसके बाद आरक्षण को बढ़ाने की बात की, ये सब ऐसे मुद्दे थे जो जनता सीधे से जुड़ रही थी इससे। उसके बावजूद उनको वोट नहीं मिलना जो एग्जिट पोल में दिखाया जा रहा है, ये उनको हजम नहीं हो रहा। देखिए कि जनता क्या मिलेगा, कौन क्या देगा, इस पर भरोसा करें, किससे क्या मिल रहा है इस पर। आज जिसको जो मिल रहा है, अब एक हिंदी की कहावत है, आपने भी सुनी होगी, आधी छोड़ पूरी को धावे, पूरी मिले ना आधी पावे। तो जनता इस बात को बखूबी समझती है, लेकिन अफसोस ये है कि विपक्ष के लोग उस बात को नहीं समझ रहे हैं और न समझना चाहते हैं। आरक्षण की बात हो या संविधान को खतरे की बात हो, आप देखिए संविधान का खतरा ही ये आलापते रहे, संविधान को बचाने की ही बात करते रहे। अगर संविधान को कोई खतरा होता, संविधान के तहत कोई बाधा होती, तो जितना अराजक ढंग से इन्होंने पिछले दिनों अपनी राजनीति की है, वो स्थिति ये बना पाते? सरकार ने, जो केंद्र में सरकार है, उसने कहीं पर के कार्यक्रम से रोका, बल्कि इनके गठबंधन के, एक मिनट रवि जी आप सुनिए, इनके गठबंधन के अनेक दलों ने, चाहे आप पश्चिम बंगाल को आप देखिए या बिहार में भी, जब इनका एक दूसरा बड़ा जो है गठबंधन के रूप में काम कर रहा था, सत्ता में ज्यादा प्रभावी था, भले नीतीश जी की सरकार रही हो, उनके नेतृत्व में चल रही हो, उस समय भी, और अन्य राज्यों में भी, दक्षिण के भी राज्यों में देखिए, आप नाम की जो पार्टी है उसको आप देखिए, पंजाब में, दिल्ली में भी आप देखिए, दिल्ली स्वतंत्र राज्य नहीं है पूरी तरह से, पूर्णतः, लेकिन वहां पर भी जो स्थितियां देखिए, जिस प्रकार की अराजकता इन दलों ने, विपक्ष के दलों ने की है, वह
अराजकता की स्थिति तो ठीक कम है। से कम सत्ता की न तो सत्ता दल ने और न ही उसकी किसी गठबंधन की सरकार ने कहीं पर किसी प्रकार से किया है। ठीक है, ठीक है। वरुण त्रिवेदी इसका जवाब लेंगे आपसे। छोटा सा ब्रेक ले रुकना पड़ रहा है, तो वक्त ब्रेक का है। ब्रेक के बाद लौटते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। नहीं दबेगी कोई आवाज, हटेगे पर्दे, सामने आएगा हर राज। जो छिपाते हैं हकीकत, उनकी सच्चाई सामने लाते हैं हम। इसीलिए एनबी न्यूज पर भारत को है नाज। और ब्रेक के बाद राजधर में एक बार फिर आपका स्वागत है। जिस तरह से एग्जिट पोल आए हैं और जिस तरह से कल मतगणना होनी है, उस पर लगातार चर्चा कर रहे हैं। क़यामत की रात है आज विपक्ष के लिए, खास तौर से चर्चा करें। हमारे साथ जुड़िए अपर्णा दीक्षित, प्रवक्ता बीजेपी की, वरुण त्रिवेदी कांग्रेस के प्रवक्ता, मत्स्येंद्र प्रभाकर वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर जुड़े हैं। वरुण त्रिवेदी जी, ब्रेक से पहले आपने सुना होगा मत्स्येंद्र जी ने बहुत सारे सवाल उठाए विपक्ष की रणनीति को लेके। सबसे बड़ी बात जो कही है, आपने बहुत सारे वादे किए लेकिन उनकी क्रेडिबिलिटी नहीं थी, लोगों को भरोसा नहीं था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो भी दिया उस पर लोगों का भरोसा था कि वो फिर दोबारा मिलेगा। आप भले उससे बढ़ के देने की बात कर रहे थे लेकिन लोगों को भरोसा नहीं हुआ। क्या कहिएगा इस पे? ये मोदी जी ने जो दिया है मैं वो बताना चाहता हूँ। मोदी जी ने ये दिया है कि 3 काले कानून लाए। 1 साल तक दिल्ली में किसान दिल्ली बॉर्डर पर बैठा रहा, उसे दिल्ली में घुसने नहीं दिया। किसान के ऊपर पानी फेंका गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए और 700 किसानों ने शहादत दी। मोदी जी ने क्या दिया है? मोदी जी ने ये दिया है कि देश की महिला पहलवान, जिन्होंने देश के लिए ओलंपिक मेडल जीते थे, उन महिला पहलवानों को जब एक भारतीय जनता पार्टी का सांसद यौन शोषण करता है, उन महिला पहलवानों को अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए दिल्ली की सड़कों पर कुचला गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उस सांसद के बेटे को टिकट दे दी जाती है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किसानों के ऊपर फाड़ करा दी जाती है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इलाहाबाद में हॉस्टल में छात्रों को घुसकर पीटा जाता है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा युवाओं के लिए कोई काम नहीं किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इस देश में सारी सरकारी संस्थाएं, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, इलेक्शन कमीशन हो, चाहे ब्यूरोक्रेट हो, सारे लोगों पर दबाव डालने की कोशिश की जाती है। और अभी मैं सुन रहा था कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर सवाल उठाया जाता है। अरे मैं पूछना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के इतिहास में इतनी लंबी पदयात्रा किसने की? और राहुल गांधी ने उस पदयात्रा से किया। कोई पूछता है उस पदयात्रा से क्या मिला? उस पदयात्रा को ये मिला कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में जो नफरत का बीज बोया था, जो नफरत की राजनीति की थी, भाई को भाई से लड़ाया था, धर्म की सांप्रदायिक राजनीति की थी, उस सांप्रदायिक राजनीति को तोड़ निकालने के लिए राहुल गांधी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पैदल चले। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप कांग्रेस की क्रेडिबिलिटी पर सवाल खड़े करते हैं। अगर कांग्रेस की क्रेडिबिलिटी नहीं थी तो 7 साल तक कांग्रेस पार्टी को इस देश के लोगों ने चुना। कांग्रेस पार्टी ने किसानों का कर्जा माफ किया, कांग्रेस पार्टी ने राइट टू एजुकेशन बिल लाया, कांग्रेस पार्टी फूड सिक्योरिटी बिल लाई, कांग्रेस पार्टी ने IIT-IIM बनाया, कांग्रेस पार्टी ने इस देश की बुनियाद को खड़ा किया। कांग्रेस पार्टी की क्रेडिबिलिटी पर वो सवाल खड़ा कर सकता है जो कांग्रेस पार्टी और इस देश के इतिहास को नहीं जानता। अगर आप इस देश के इतिहास को जानते हैं तो कांग्रेस पार्टी की क्रेडिबिलिटी पर कभी सवाल खड़े नहीं कर सकते। कांग्रेस पार्टी ने किसानों के लिए MSP लाई, कांग्रेस पार्टी ने आज के मैनिफेस्टो में वादा किया है कि वो MSP लाएगी। कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं को 1 लाख किसान देने का वादा किया है। कांग्रेस पार्टी ने किसानों को कर्ज माफ करने का वादा किया है और 2007-8 में कांग्रेस पार्टी ने किसानों का कर्ज माफ किया था। कांग्रेस पार्टी की क्रेडिबिलिटी इतनी है कि बिना कांग्रेस के इस देश की राजनीति में लोकतंत्र होना संभव नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस देश के लोकतंत्र को खत्म करना चाहती। आपने देखा नहीं कि कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी की किस तरीके से खत्म कर दी जाती है, उनका घर छीन लिया जाता है। कमाल है साहब, आज इस देश के 2 मुख्यमंत्री जेल में है, आप क्या काम कर रहे हैं? आप इस देश की लोकतंत्र को वरुण त्रिवेदी, उसके लिए कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। वरुण त्रिवेदी, ये सब आरोप जो है चुनाव से पहले तक ठीक थे। अब वोटिंग हो चुकी है, जनता को सुनाने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि वो अपना जो रिजल्ट है वो जाहिर कर चुके हैं। अब तो मंथन का समय है, अब तो नतीजे जो आएंगे वो क्यों ऐसे आए उन पर बात करने का समय है।
कांग्रेस पार्टी का ये दावा है, कांग्रेस पार्टी 300 सीट, महागठबंधन 300 सीट जीतने जा रहा है, इंडिया गठबंधन 300 सीटों के साथ सरकार बना रहा है। ये केवल चुनाव के रिजल्ट को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, मैनिपुलेट कैसे कर रहे हैं, मतलब इससे क्या फायदा होगा? ये मनोवैज्ञानिक दबाव बना रहे हैं। ये 400 पार, अरे बताइए ना, इस देश में कब से 400 पार किसी भी पार्टी की सरकार आई है क्या? किसी की नहीं आई है। ये केवल दबाव बनाने, कार्यकर्ताओं का मनोबल डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं और इलेक्शन कमीशन पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये करना चाह रहे हैं। अभी आप देखिए ना, कल जब रिजल्ट आएगा उसके बाद आप देखना सारे एग्जिट पोल आराम से गिर जाएंगे और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। तो रिजल्ट को आप मान लेंगे या फिर ईवीएम पे सवाल खड़े करेंगे? अरे ईवीएम पे अगर हम सवाल खड़े करते, मैं पहले भी बोल चुका, अगर ईवीएम पे सवाल खड़े करने होते तो हम अपने कैंडिडेट ही मैदान में क्यों उतारते? हमें ईवीएम पर भरोसा है। हमने इतनी बात रखी थी कि जो वीवीपैट की पर्ची निकले वो मतदाता को दे दी जाए, वो पर्ची वो बैलेट बॉक्स में डाले, 100% पर्ची की गिनती हो। हम ये चाह रहे हैं। अभी का जो स्टेटस है, अभी का जो स्टेटस है, करा लीजिए। चुनाव आयोग ने जो आज जो क्लियर किया है वो सुना होगा आपने भी। अभी का जो स्टेटस है उसके हिसाब से अभी आप कल जो काउंटिंग होगी उसको मान रहे हैं नतीजों को? अरे काउंटिंग को अगर आप बताइए ना, काउंटिंग को हम नहीं मान रहे हैं तो हम ये सारी प्रक्रिया में हिस्सा क्यों ले रहे हैं? हम सारी प्रक्रिया को मान रहे हैं। और अभी इंडिया गठबंधन की जो 1 तारीख को मीटिंग हुई थी उसमें इंडिया गठबंधन में जो प्रवक्ता थे और मल्लिकार्जुन खड़गे जी थे, सभी लोगों ने स्पष्ट रूप से कहा कि हमें ईवीएम पर कोई शक नहीं है। हमें अगर दिक्कत है तो जो भारतीय जनता पार्टी बेईमानी करने की कोशिश कर रही है, चालबाजियों से चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है, क्योंकि चुनाव तो ये हार चुके हैं। स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा है कि चुनाव हार चुके हैं, लेकिन ये जो अपनी चालबाजी से चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे हैं, हम उससे उस आशंका को लेकर इलेक्शन कमीशन के पास गए। तो इन चालबाजियों को नाकाम करने के लिए आप लोगों ने कल क्या तैयारियां की हैं ताकि आप कल दोपहर के बाद जो है ये कह पाओ कि देखिए हमने पूरी कोशिश की और उनको नाकामयाब कर दिया? टीम लगा दी है। हर लोकसभा में एक पर्यवेक्षक भेजा गया है, जो वहां पर अंदर एजेंट हो गए उनको सभी को गाइडलाइन दे दी जा रही है। कांग्रेस पार्टी ने अपने इमरजेंसी नंबर जारी कर दिए हैं, वो आज सुबह से चालू हो चुके हैं। अगर किसी भी एजेंट को, किसी भी नेता को कोई भी चीज समझने में दिक्कत हो सकती है, वो अपने किसी भी सीनियर व्यक्ति से किसी वक्त फोन करके पूछ सकता है। और ये कांग्रेस पार्टी की पूरी स्ट्रेटेजी है और पूरी स्ट्रेटेजी जो है वो हम आपको बता भी नहीं सकते। ठीक है, अपर्णा दीक्षित जी, विपक्ष बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है कि वो कहीं पर भी जो एग्जिट पोल दिखा रहा है वैसे नतीजे आने वाले हैं। वो तो कह रहे हैं हम सरकार बना रहे हैं, आप लोग तो बिल्कुल बेवजह की बातें कर रहे हैं, जो सट्टे बाजार को जो है उसको फायदा पहुंचाने के लिए और मनोबल गिराने के लिए बातें कर रहे हैं। देखिए, ऐसा जब आपका 7वां चरण हो रहा था तब मैंने देखा था पेपर में कि जीडीपी 8.2 हो चुकी है। दूसरी बात ये, कल 11 बजे तक नवीन जी ये साफ हो जाएगा और ये भी साफ हो जाएगा। मैं आपको बता दूं होगा क्या। लगता है कुछ आवाज में दिक्कत आ गई है। वैसे ही विपक्षी एक ही रोना रोएंगे कि जो आज रो रहे हैं कि आपने चुनाव आयोग पर ठीकरा फोड़ दिया, आपने ईवीएम पर ठीकरा फोड़ दिया, आपने काउंटिंग पर सवाल उठा दिए, आपने पूरे चुनाव, मतलब आप कितना संवेदनशील ये मुद्दा है। आप देश की जनता को ये बताने की कोशिश पहले कर रहे थे कि आप संविधान पर हो। आखिरकार आप ये जो आरोप लगाते हैं कहां से लेकर आते हैं, मुझे तो ये समझ में नहीं आता है कि इतनी हिम्मत आती कहां से। आप संविधान पर सवाल उठा रहे थे, तब हम सब लोगों ने आरक्षण पर सवाल उठा रहे थे। जो पाप आपने पिछली बार किए हैं, संविधान को बदलकर आपने रख दिया, आरक्षण को आपने एससी एसटी से बदलकर आपने मुस्लिमों को दे दिया। आप अपने नॉमिनेशन, आपने अपने क्या बोलते हैं, अरे नवीन जी पत्र में आपने ये लाके रख दिया, वो बात करेंगे आपके अल्पसंख्यकों की बात करेंगे। हमने तो कहीं अल्पसंख्यकों की बात नहीं की, हम सब समाज की लेकर बात कर रहे हैं, हम सबको साथ लेकर बात कर रहे हैं, हम सबके विकास की बात कर रहे हैं और साथ में प्रयास करने की बात कर रहे हैं। जब ये बातें हम सब साथ में लेके चल रहे हैं जब सबको, तो हमारे लिए कौन छोटा कौन बड़ा कौन अल्पसंख्यक। हाँ, ये मानती हूँ कि जो 25 करोड़ हमने गरीबी रेखा से लोग बाहर निकाले हैं और हमारा ये प्रयास भी रहेगा कि आने वाले 5 सालों में हम और ज्यादा से ज्यादा ये संख्या लाएं और भारत देश मैं आपको जवाब दिए देती हूँ। हालांकि वोटिंग के दौरान इस बात का जवाब दिया है
जैसा जिसने किया है उसको उसका फल मिलेगा। मैं पहले दिन से कहती आ रही हूँ, आज भी कहूंगी, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष की बात नहीं कर रही हूँ। और रही बात उनके बेटे को टिकट देने की, तो वो एक बहुत ही अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता है। उनके ऊपर अभी तक कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा है, कोई मुकदमा दर्ज नहीं है, उनकी छवि एकदम साफ सुथरी है। तो कृपया करके एक ये मुद्दा लेकर जो आप आ जाते हो, मणिपुर पर अब चलो आप बोल दोगे अगली बार डिबेट में कि आप मणिपुर पर भी तो आपसे बात करी थी, आप कहाँ बात कर रहे हो? संसद में जब बात करी तो आप वॉक ओवर कर गए। आपसे जब भी बात करो तो आप वॉक ओवर करते हो, चाहे डिबेट्स में करो तो वॉक ओवर करोगे। खैर, ठीक है। और दूसरी बात आपने राहुल हाँ जी अभी जो है यूपी में जो है डीजीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कहा कि कल चुनावों के बाद समाजवादी पार्टी वहां दंगे फैलाना चाहती है। इसको लेकर बीजेपी ने चुनाव आयोग को एक ज्ञापन भी सौंपा है, एक प्रतिनिधिमंडल गया था बाकायदे, और ये अभी भी की जानकारी शाम की, हो सकता है आपको ज़्यादा पता ना हो। तो वहाँ पे डीजीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा इसका ऐलान किया कि हम तैयार हैं और यूपी को हाई अलर्ट किया गया है। इसके पीछे क्या मंशा लगती है आपको? देखो, जिस हिसाब से इन्होंने वोटिंग के दौरान, मतदान के दौरान, जब इनके ही अपने ही कार्यक्रमों में किस तरीके से अहिंसा हो रही थी, कैसे लोग इनके ही अपने मंचों पर चढ़ रहे थे, बल्लियों को खींच रहे थे मंच से, बांस को खींच रहे थे मंच से, भगदड़ मचा रहे थे रैलियों में, तो इनकी मन की तो जो अपने मन में चल रहा है उनकी रैलियों से निकल के, और ये कहीं ना कहीं ये सामने आया होगा। कहीं ना कहीं जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उन्होंने अपना जो भी उनका नेटवर्क है उसके माध्यम से पता तो किया ही होगा, तभी तो इस तरीके की बात सामने आई। और ये बात सत्य है, अराजकता की राजनीति करने में समाज ये राजनीति करते हैं। जब इनका बस नहीं चलता है तो दंगे कराते हैं, जब इनका बस नहीं चलता है, हार की तरफ जाते हैं, तो इस तरीके के अनर्गल आरोप लगाते हैं, और इस तरीके की इनकी मंशा जरूर होगी। और हम ये दावे के साथ कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी तैयार है, इनके हर एक मूव के लिए, हर एक अटैक के लिए तैयार है। हम लोग इनसे डरने वाले नहीं है, ना इनसे पीछे भागने वाले हैं। आप अगर राजनीति डराने की करोगे तो हम भी आपसे डरते नहीं है। ठीक है। वरुण त्रिवेदी जी, समाजवादी पार्टी पे गंभीर आरोप लग रहे हैं कि वो हालात बिगाड़ना चाहती है, अराजकता फैलाना चाहती है, दंगे कराने की साजिश है। यूपी सरकार, बीजेपी ने तो कहा, पुलिस ने भी कहा ये बात। इससे आपकी छवि खराब नहीं होगी? आप एक राष्ट्रीय पार्टी है, जिम्मेदार पार्टी है, समाजवादी पार्टी आपकी सहयोगी उत्तर प्रदेश में। वरुण त्रिवेदी, आप आ जा रहे, आपका लगता है वरुण का संपर्क कट गया। मत्स्य प्रभाकर जी, जिस तरह से ये गंभीर आरोप लगे हैं, ठीक चुनाव काउंटिंग से एक दिन पहले यूपी का माहौल खराब करने की ये पुलिस खुद कह रही है, आगे आके पुलिस कह रही है हम तैयार हैं, लेकिन ऐसा कोशिश की जा रही है और कोई भी ऐसा ना करे। क्या लगता है आपको, ये हार की हताशा है या कुछ और ही है, मानने को तैयार नहीं हो रहे हैं? ये हताशा तो तब होती है जब हार होती है। अभी हार नहीं हुई और न हार हम इसको कहना चाहेंगे, लेकिन एक बात आपको बताएं कि ये स्वयं मान चुके हैं कि वस्तुतः ये कहीं नहीं है। कहीं कुछ क्षेत्रों में मुकाबला इनका रहा अवश्य, लेकिन बाकी अधिकतर स्थानों पर इनकी कहीं कोई हैसियत नहीं रही। इसीलिए केवल उत्तर प्रदेश की बात आप कह रहे हैं, जरा गौर कीजिए, सवेरे से आरजेडी के नेता बिहार में क्या कह रहे हैं। वो तो बाकायदा जनता को उकसा रहे हैं, अराजकता के लिए, जनता को दंगे के लिए उकसा रहे हैं, उनको मारने पीटने पर उतारू होने की बात कह रहे हैं। और यही बात टीएमसी के नेता पश्चिम बंगाल में कह रहे हैं। पूरे देश में एक हालात को अराजक बनाने की कोशिश की जा रही है और ये कानून व्यवस्था के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। आपने देखा होगा कि पहली बार ऐसा हुआ कि चुनाव में पश्चिम बंगाल में पैरामिलिट्री फोर्सेस की 400 कंपनियों को केवल इसलिए टिकाए रखा गया कि जो है बाद में, और चुनाव आयोग को भी लग रहा है कि बाद में अराजक की स्थितियां पैदा हो सकती हैं। जब ऐसी स्थिति हो, बिहार में आप सवेरे से देख ही रहे हैं इनका नाटक चल रहा है। उत्तर प्रदेश का जिक्र आपने सवेरे से रहा या नहीं रहा, इनके अलग अलग नेताओं ने अलग अलग तरीके की बातें कही, लेकिन अभी भाजपा ने उसको जाहिर कर दिया अपना ज्ञापन दे करके चुनाव आयोग को। लेकिन जी, यहाँ पे एक सवाल खड़ा होता है कि ये सब करके आखिरकार विपक्ष को मिलेगा क्या?
जो आप कह रहे हैं, बिहार की बात कह रहे हैं, यूपी की बात सामने आई है, बंगाल की बात सामने आई है, इससे क्या मिलेगा? अब तो वोटिंग हो चुकी है, जो होना था हो चुका है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन इसकी समझ इनको नहीं है, इसलिए कि ये सच्चाई को स्वीकार करने की इनकी कभी प्रकृति रही नहीं। 2014 में भी इन्होंने यही काम किया था, 2019 में भी यही काम किया था, 2022 में भी यही काम उत्तर प्रदेश में किया, और न केवल उत्तर प्रदेश में किया बल्कि उन तमाम राज्यों में इन्होंने इस प्रकार का वातावरण पैदा करने की कोशिश की। वो चाहे राजस्थान रहा हो, चाहे मध्य प्रदेश रहा हो, चाहे छत्तीसगढ़ रहा हो, जहां पर इनको जीत नहीं मिली, जहां पर इनकी जय हो गई, इनकी विजय हो गई, वो कर्नाटक की बात रही हो, वो बात किसी रूप में हिमाचल प्रदेश की रही हो, वो बात पंजाब में रही हो, वहां पर विपक्ष के नेताओं को सब कुछ अच्छा रहा, गुडी गुडी इन्होंने फील किया। जहां पर इनकी स्थिति नहीं आती है वहां पर यह लोकतंत्र पर शक करते हैं, लोकतांत्रिक संस्थाओं पर शक करते हैं, देश की तमाम जो स्वायत्त संस्थाएं हैं, स्वायत्त संगठन है, स्वायत्त एजेंसियां, उन पर शक किया करते हैं, और यही बात जो है संपूर्ण लोकतंत्र को या विश्वसनीय बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त मुझे कुछ दिखाई नहीं देता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी यह देखना है कि वह इस स्थिति से कैसे, उनका लक्ष्य केवल जीतना नहीं होना चाहिए बल्कि देश में समरसता बनी रहे, इसकी कोशिश करना उनका प्रथम लक्ष्य होना चाहिए। तभी उनके मुद्दे और उनका लक्ष्य उनको सही ढंग से हासिल हो पाएगा, उनके मुद्दे सही ढंग से जनता को कम्युनिकेट होंगे और जनता सही ढंग से उनका समर्थक होगी। और एक साथ और मैं कहना चाहता हूं कि वास्तव में देश ने जो एक राह पकड़ ली है, यह राह न केवल आज बल्कि मैं ये कह रहा हूं कि 5 साल बाद भी 2029 में भी वह इसी राह पर जाएगा। आज जो संकेत मिल रहे हैं वह इस बात के स्पष्ट प्रमाण हैं। मैं इसको बात को किसी जगह लिख करके आपको दे सकता हूं, रिकॉर्ड तो आपके पास है ही। ठीक है, वरुण त्रिवेदी जी, आपने सुना होगा मत्स्येंद्र जी ने क्या कहा। साथ ही ये भी सवाल है, जो यूपी में वहाँ की पुलिस कह रही है अराजकता फैलाने की कोशिश हो रही है, दंगे फैलाने की साजिश की जा रही है, इसमें आपका भी नाम खराब होगा। आप तो पूरी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, तो क्या लगता है आपको? ऐसा है, दंगे करवाने में भारतीय जनता पार्टी सबसे आगे रहती है, ठीक है। और दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी ने कभी दंगों की राजनीति की नहीं है। और रही बात यूपी पुलिस की, तो आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की स्टेट में सरकार है, यूपी पुलिस जो है वो स्टेट सरकार के अनुसार गवर्न की जा रही है। तो यूपी पुलिस अगर ये बात कह रही है कि दंगा फैलाने की कोशिश हो जा रही है, तो यूपी पुलिस कर क्या रही है? यूपी पुलिस जो है, लॉ एंड ऑर्डर का जो विषय है वो स्टेट सरकार का विषय है। जो राज्य की सरकार है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार। अगर उत्तर प्रदेश में दंगे फैलते हैं तो उसके लिए जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और रही बात विपक्ष की, तो विपक्ष इतना मजबूत है ही नहीं कि वो दंगे फैला सके। दंगे करती है भारतीय जनता पार्टी सरकार की आड़ लेकर। कांग्रेस पार्टी तो ये चुनाव जीतने जा रही है, इंडिया गठबंधन अपनी सरकार बनाने जा रहा है। तो जिनकी सरकार गिर रही है, जिनकी सरकार केंद्र में जाने वाली है, दंगा दरअसल वो लोग करेंगे। और इसीलिए उनकी अपनी पुलिस है, उनकी अपनी एनआईयू है, उनकी अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी है, वो अपने ही लोगों से कह रहे हैं। कमाल साहब, हमारी सरकार बनने जा रही है, जनता ने हमें पूरा समर्थन दिया है, हम 300+ सीटें पा रहे हैं, पूर्ण बहुमत से सरकारें बनेगी, हम क्यों दंगा करेंगे? अरे हम तो संसद में बैठेंगे जाकर, दंगा वो करेंगे जो संसद को अपने ताकत की दम पर कब्जा करना चाहते हैं, जो आज सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करके संसद पर कब्जा करके बैठे हैं, वो दंगा करेंगे। हम दंगा नहीं करेंगे, हम दंगा करने वाली पार्टी नहीं है। हम तो निष्पक्ष तरीके से लोकतांत्रिक ढंग से चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे। ठीक है, अपर्णा जी कुछ बोलिएगा? जी मैं बिल्कुल बोलूंगी। समाजवादी पार्टी की सरकार में नवीन जी 700 से अधिक दंगे हुए थे, वो विशेष प्रकार के दंगे पता नहीं कहां से लाते थे। और इनके यहाँ बॉलीवुड में समाजवादी पार्टी बॉलीवुड के स्टार्स को बुला के डांस देखने का काम कर रही थी। और इन्हीं के एक मंत्री थे जिनकी समाजवादी पार्टी के एक मंत्री थे, मैं नाम नहीं लूंगी, उनकी ही नातिन के साथ बलात्कार होने का काम किया था, लेकिन उन्होंने केस दर्ज नहीं करा पाया था, इतना दबाव आ गया था उनके ऊपर। ऐसी अराजकता आप बताओ, पिछले जब इतिहास में जब जनता देख चुकी है तो इन पर कैसे भरोसा करेगी? और पुलिस को भी ये सूचना कहीं ना कहीं से तो मिली होगी कि ये दंगे कराने की साजिश रच रहे हैं, कहीं ना कहीं आशंका तो होगी, कहीं ना कहीं इनकी प्लानिंग भी दिख रही होगी,
तभी तो ज्ञापन सौंपा गया है भारतीय जनता पार्टी की लेकिन तरफ से। अपर्णा जी ऐसे माहौल में जबकि वोटिंग कल है तो अराजकता फैला कर क्या मिलेगा, इनको भी क्या मिलेगा? जबकि सरकार भी आपकी है, तो ये भी कह रहे हैं कि भाई जो वो चाहें वो कहलवा देंगे पुलिस से। नवीन जी, एक आपने बात सुनी होगी ना, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। जी। तो ये खिसियाहट जो है अभी से इनकी जिस तरीके से प्रकट होना शुरू हुई है विपक्ष के नेताओं की और विपक्ष के जो पैरोकार हैं उन लोगों की, वो उसी का संकेत है। मैं इसको इस रूप में समझता हूँ। रही अपर्णा जी से आपने सवाल पूछा है, अपर्णा जी जवाब दे रही होंगी। ठीक है, बोलिए अपर्णा जी। मेरा सवाल अपर्णा जी ये है कि सरकार प्लानिंग होगी। वरुण त्रिवेदी कह रहे हैं कि सरकार आपकी है, पुलिस से कुछ भी कहलवा सकते हैं आप लोग जो है, और आप लोग माहौल खराब करना चाह रहे हैं, हम तो कुछ कर नहीं रहे। वरुण जी से मैं पूछती हूँ, वरुण जी से नवीन जी मैं पूछती हूँ, उत्तर प्रदेश में मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, 10 साल की सरकार में ये इस बार 7 साल होने वाले हैं, हो चुके हैं, तो एक बात बताइए मुझे कि कब हमने दंगे करा दिए या फिर कब ऐसी कोई कार्रवाई हो गई जो कि जनता के हित में ना, जनहित में अगर खतरनाक हुई हो, साबित हुई हो। आपकी तरफ से प्रयास हुए होंगे तो हमने उसको विफल करने की जरूर कोशिश की होगी। लॉ एंड ऑर्डर के मामले में उत्तर प्रदेश आज की तारीख में उत्तम प्रदेश की स्थिति में आता है। नारियों के सम्मान की स्थिति में उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश की स्थिति में आता है। उत्तर प्रदेश सारे राज्यों में 29 स्टेट में नंबर 1 प्रदेश बन चुका है लॉ एंड ऑर्डर के मामले में, और इसकी स्वयं श्री नरेंद्र मोदी तारीफ करते हैं, श्री अमित शाह जी तारीफ करते हैं, और इसकी जो नमक है वो पूरा देश मानता है उत्तर प्रदेश की। आज के दौर की जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, जिस हिसाब से प्रशासन और शासन चलाने का जो अनुभव मिल रहा है, इनके यहाँ जब शासन सरकार था समाजवादी पार्टी का, नवीन जी मैं आपको बता दूं कि किस तरीके से ट्रांसफर पोस्टिंग होते थे, आधा न पता टेंडर का, बस चल रहा है जबरदस्ती। आपने बस फोन कर दिया उठा के डीएम को, एसपी को, और काम होते जा रहे हैं। कोई व्यवस्था नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बस जनता अपना मुंह ताक रही है कि हमारे लिए कोई योजना आएगी, और अपने जेब भरते जा रहे थे, अपनी जेब भरते। अब उत्तर प्रदेश की जनता को लगता है कि कार्य हुए हैं, डायरेक्ट हमारे अकाउंट में पैसे आए हैं, डायरेक्ट हमारे जनधन के खाते खुले हैं, डायरेक्ट हमें अनाज मिलता है, डायरेक्ट हमें आवास मिले हैं, डायरेक्ट हमें शौचालय मिले हैं। जब उसको ये दिखा तो उत्तर प्रदेश की जनता का या देश की जनता का विश्वास बढ़ा माननीय नरेंद्र मोदी की सरकार पर और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर। आज इसलिए हम बात कर पाते हैं 400 पार की, आज हम इसलिए बात कर पाते हैं उत्तर प्रदेश में अच्छे से अच्छी सीट्स लाने की। कुल मिला के ये जनता जनार्दन का आशीर्वाद है जो हम लोगों को कल 4 जून को मिलेगा, और एग्जिट पोल के मुताबिक अगर आंकड़े आएंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है वरुण जी, मान लीजिए आप कह रहे हैं कि हम 300 सीट ला रहे हैं, सरकार बना रहे हैं, मान लीजिए कहीं 1% जो है ऐसा नहीं हो पाता किसी कारण से, तो आप क्या मानेंगे, कौन सी कमी कहाँ रह गई? देखिए, ऐसा हो कैसे नहीं पाता है, जब हमें मालूम है, हमारी अभी 1 तारीख को मीटिंग हुई थी, सभी स्टेट से आंकड़े आ चुके हैं, हम 300 प्लस सीटें पाने जा रहे हैं। तो हम ये बताइए ना कि जब हम 300 सीटें पा रहे हैं, और ये बताइए भारतीय जनता पार्टी एक ज्ञापन देती है पुलिस विभाग को कि हम, अरे भाई होता है ना कोई सबूत, अरे ऐसे हम जाके ज्ञापन दे दें कि भारतीय जनता पार्टी दंगे फैलाने की कोशिश कर रही है, जहाँ हमारी सरकार है वो वहां की पुलिस कहने लगेगी कि भारतीय जनता पार्टी के लोग दंगे फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल बात यह है कि हम चुनाव जीत रहे हैं, जिनके हाथ से सत्ता जा रही है, जिनके हाथ से केंद्र की सरकार जा रही है, वो खिसियानी बिल्ली की तरह खंबा नोच रहे हैं, वो अपने महोदय ज्ञापन दे रहे हैं। अरे भाई साहब, ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आपका काम है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, ज्ञापन विपक्ष बता तो रही है लॉ एंड ऑर्डर नंबर 1 है, पूरे सारे 29 प्रदेशों में सबसे नंबर 1 प्रदेश है लॉ एंड ऑर्डर। आप क्या बात कर रहे हैं जी? आप ज्ञापन दे रहे हैं, ये बताइए ना, विपक्ष कब, सरकार कब ज्ञापन देती है? सरकार आपके हाथ में गृह मंत्रालय है, आपके हाथ में पुलिस है, आपके हाथ में एसटीएफ है, आप रोकें उन चीजों को। अरे जहाँ हमारी सरकार है, हमारी तेलंगाना में सरकार है, वहाँ पर ज्ञापन देंगे। चुनाव आयोग को ज्ञापन देने का काम तब होता है जब आचार संहिता लगी होती है। अभी आचार संहिता लगी है, इसलिए हमने अपनी संदेह प्रकट करते हुए आपकी प्लानिंग प्लॉटिंग को आगे रखने का कार्य किया, इसलिए ज्ञापन दिया है। आप लोगों का तो पिछला इतिहास ही यही है, अराजकता फैलाना। सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार के लोग कब ज्ञापन
आचार संहिता में पुलिस क्या विभाग आपको को ज्ञापन ज्ञापन देकर देगी? क्या समाजवादी मोदी पार्टी सरकार को? गृह मंत्रालय में ज्ञापन देगा? ज्ञापन विपक्ष देता है। जब विपक्ष को यह आशंका होती है कि सरकार दंगे फैलाने की कोशिश कर रही, तब ज्ञापन देता है भाई। ये अधिकारियों पे अभी कंट्रोल चुनाव आयोग है ना वरुण जी, इसलिए चुनाव आयोग कंट्रोल है, इसलिए चुनाव आयोग को अलर्ट किया गया है। जी जी जी, इसलिए जो है वो ज्ञापन पूछो देके कि ये आचार बताना संहिता चाहते हैं। में ज्ञापन फिर किसको दिया ये जाए? सिर्फ मनोवैज्ञानिक भी दबाव बोल है, रहे हैं आप। क्योंकि सरकार ये चुनाव हारने जा रही है। इस पर अगर चुनाव नहीं हार रहे हैं तो आप 3 दिन के अंदर इतना हल्ला क्यों कर रहे हैं? अरे तो नतीजे आ जाएंगे, परिणाम आपके सामने है, हमारे सामने है, हमारी सरकार बन रही है, आप विपक्ष में बैठेंगे, आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा है विपक्ष में बैठना। ठीक है, मसीम प्रभाकर जी, एक अंतिम कमेंट आपसे जानना चाहूंगा कि क्या जो है कल किसी तरह आपको लगता है कि एग्जिट पोल है उसमें कहीं जो है उलटफेर हो सकता है? देखिए, हो तो कुछ भी सकता है, लेकिन एक चीज, मैंने देश के जिन क्षेत्रों का दौरा किया, जिन लोगों से मैंने व्यक्तिगत संवाद स्थापित किए, जिन लोगों से हमने सामूहिक रूप में संवाद स्थापित किए, उसके आधार पर मैंने ये निष्कर्ष निकाला है कि जो केंद्र में वर्तमान सत्ता है वह कंफर्टेबल पोजीशन में होगी और उसको कहीं से कोई बड़ी चुनौती देने की स्थिति में विपक्ष नहीं हो पाया है, इसलिए कि यह मुद्दों को, जो जनता के हित के मुद्दे थे, उनको सही ढंग से अपनी प्रोफाइल ठीक करने के अलावा ये सही ढंग से उठाने में असफल रहे हैं और इन्होंने केवल झूठ का बवेला पैदा करके जिन सुविधाओं का इन्होंने इस्तेमाल किया, जिनको इन्होंने स्वतंत्रता के रूप में अपनी, बल्कि ये कहें कि स्वच्छंदता के रूप में इस्तेमाल किया, उनको ये करके और केवल झूठ और असत्य को फैला करके, भ्रम पैदा करके इन्होंने जीतने की कोशिश की है। वो स्थिति कल एकदम स्पष्ट हो जाएगी और ठीक है, तो कयामत की रात है, कल सुबह नतीजे आएंगे और कल शाम तक सब कुछ साफ हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी बहनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो राजधर में आज इतना ही, वक्त थोड़े से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।